तक्षशिला brought to you by क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सुदिन्द्र भदौरिया। उहाँ चाहिँ बडा परिचित नाम हो नेपालको लागि पनि, तर भारतको लागि चाहिँ असाध्यै धेरै परिचित नाम हो। त्यहाँको मिडियामा पनि छाइराख्ने मानिस, पार्टीगत रूपमा पनि बहुजन समाज पार्टीसँग जोडिएको, त्यहाँको प्रवक्ता भएर पनि काम गरिसकेको, आजदेखि होइन, उहिले चन्द्रशेखरको पालादेखि पार्टीमा सङ्घर्ष गर्दै भारतमा एउटा समाजवादको त्यो बिउ आगो जलाउँदै आएको मानिस। त यो नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धमा पनि बारम्बार बोलिराख्ने मान्छे, नेपाललाई बुझिराखेको मान्छे। कतिसम्म भने नेपालमा जब 46 सालको आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगेको थियो, चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखरसँगै आएको एकजना प्रबुद्ध व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। त उहाँले त्यहाँको जुलुस पनि देखेको, नेताहरूको मुड पनि बुझेको, कसरी त्यो सम्झौता भयो त्यो पनि थाहा पाएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त नेपाल र भारतको सरलता के हो, दुईटाको बीचमा मिल्ने कुराहरू के छन्, नमिल्ने कुराहरू के छन्, त्यो कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। र मजाको कुरा चाहिँ के छ भने अचेल उहाँ त्यति बेला जति बेला भारतमा चन्द्रशेखरले दिल्लीदेखि कन्याकुमारीसम्म पदयात्रा गर्नुभएको थियो, त्यो पदयात्रा गर्दाखेरिको एकजना सक्रिय पात्र पनि उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसको एउटा बुकलेट निकाल्नु भएको छ, तस्बिरहरू पनि हालेर त्यति बेलाको मेमोरीलाई पनि। अनि उहाँ त्यही भारत यात्रा ट्रस्ट भनेर त्यो ट्रस्टको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। कति कुराहरू नेपालसँग पनि जोडिएका छन्। बिपीसँग पनि उहाँको सङ्गत भयो। पछिल्लो समयमा प्रचण्डदेखि लिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि उहाँको सङ्गत भएको छ, भेटघाट। बाबुराम भट्टराईसँग त जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा उहाँहरू पढेको, भनेको उहाँभन्दा जुनियर ब्याचमा बाबुराम भट्टराई, तर एउटै कम्पाउन्डभित्र उहाँहरू रहेको पनि। यो खालको सम्बन्ध छ उहाँको, नेपाल आइराख्ने गइराख्ने। भर्खरै पनि उहाँले पशुपतिको दर्शन गर्नुभएको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आउनु भएको छ। त्यही सन्दर्भमा उहाँसँग आज म कुराकानी गर्नेछु। यो कुराकानी गर्दाखेरि नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध, यसका बहुआयामिक सम्बन्धहरू छन्। कल्चरल रिलेसनको छ, पिपुल टु पिपुल रिलेसन छ, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसनको कुराहरू छ। बहुआयामिक सम्बन्ध छ नेपाल र भारतको बिचमा। त त्यो सम्बन्धको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसलाई कसरी लिइन्छ, नेपालमा किन एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट छ, त्यसलाई भारतले कसरी हेर्छ। अहिले त नेपालमा अलिकति राजा ल्याऊ भनी आन्दोलन छ। इन्डियाको मिडियामा पनि निकै ठुलो बहसहरू चलिराखेको छ कि नेपालमा के भइराखेको छ भनेर त्यहाँ पनि चर्चाहरू चलिराखेको छ। त आजको अङ्कमा हामी यसमा अलिक बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसमा अलिकति भाषागत रूपमा उहाँले हिन्दीमा सरल ढङ्गले बताउनुहुनेछ, हामी सरल ढङ्गले उहाँलाई प्रश्नहरू गर्नेछौँ। आपका स्वागत है नेपाल में। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने आज मुझे ग्लोबल टीवी में बुलाया है और मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन भी बहुत शुभ है, रामनवमी का दिन है। हाँ। तो आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी प्रश्न हो उनका सरल ढंग से उत्तर दे सकूं, ताकि नेपाल के और जो भारत के बीच एक बहुत कई हज़ारों वर्ष के जो संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं, यहाँ की जनता के बीच के, वो संबंध और मधुर हों और रिश्ते मजबूत हों, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। आज बिहानै चाहिँ पशुपति मन्दिरमा जानुभयो, भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो, मनमा चाहिँ कस्तो फिलिङ्स आयो तपाईँलाई? देखिए, आज जब मैं आया यहाँ पर, मैं कल शाम को पहुँचा, तो मैंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं काठमांडू आया हूँ और मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया आज रामनवमी का दिन है, तो रामनवमी के दिन पे तो बहुत लोग आएंगे, तो बहुत भीड़ होगी। तो मैंने कहा कि मैं तो
पशुपतिनाथ का दर्शन ना करूं तो ये मेरे लिए यहाँ की यात्रा अधूरी रहेगी। आज तो विशेषकर रामनवमी के दिन मुझे पशुपतिनाथ के दर्शन करने हैं, चाहे मुझे कितने भी घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़े। और क्योंकि मैं ये यकीन करता हूँ कि प्रभु का, पशुपतिनाथ जी का अगर हमें आशीर्वाद लेना है तो हमें वहाँ पे उनके आशीर्वाद के लिए उनके भक्त के तौर पर जाना चाहिए। तो मैं एक भक्त के तौर पर ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैं वहाँ गया तो किन्हीं कारणोंवश उन्होंने मेरा वहाँ पर शीघ्र ज़्यादा कम समय में दर्शन कराया, बहुत अच्छी पूजा कराई, अभिषेक भी कराया और मुझे तमाम तरह के आशीर्वाद से नवाजा गया, जिससे मुझे एक ख़ास किस्म की वहाँ पर ऊर्जा, जिसको एनर्जी कहते हैं, उसका आभास हुआ। और ये काठमांडू में तो वो आभास हुआ, पर मैं आता हूँ यहाँ पर, जब नेपाल में मेरा प्रवेश होता है तो मुझे नेपाल को मैं बहुत तरह तरह से देखता हूँ। पशुपतिनाथ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्शन का केंद्र है, विचार का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है। उसी के साथ साथ मेरे जैसा व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, वो हम भगवान बुद्ध के लुम्बिनी को भी उसी प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ से पूरे दुनिया में एक नया प्रकाश गया था आज से कई हजार वर्ष पहले, और वो प्रकाश पूरे भारत के ज़रिए फिर पूरी दुनिया में फैलता हुआ उसने एक जो संदेश दिए वो करुणा के दिए। करुणा मतलब सभी के प्रति आप एक करुणा का भाव रखिए, जिसमें ऊंच नीच ना हो, जिसमें एक दूसरे के प्रति बैर ना हो, दुश्मनी ना हो, बल्कि सबके लिए एक बंधुत्व का भाव रखिए, कुटुंब का भाव रखिए। और इसी प्रकार से उन्होंने शांति का संदेश दिया। शांति इसलिए कि आज दुनिया में कितनी बड़ा संकट छाया हुआ है, कहीं युद्ध का, कहीं न्यूक्लियर वॉर का। एक ही हम लोग भारत में एक नारा देते हैं, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। युद्ध से तो सब समाप्त हो जाएगा। हमारे जैसे व्यक्ति बोलते हैं, लिखते भी हैं, और मेरे ट्विटर में भी कई लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो सब लोग, मैं लिखता हूँ हमेशा युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। और इसी प्रकार से हमने जब यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं तो शिखर की तरफ तो वो हमें सगरमाथा दिखाई देता है, माउंट एवरेस्ट। तो इतनी सारी, और पूरा यहाँ से सगरमाथा खड़ा कर है तो पूरे भारत की भी रक्षा हो रही है, नेपाल की भी रक्षा हो रही है। वो जो हवाएं हैं साइबेरिया से जो आती हैं उनको सब झेलता है, हमको शांति प्रदान करता है। तो हमको तमाम तरह की सुख, शांति और मन की भी शांति, सब प्रकार की शांति, और हमको एक रास्ता भी दिखाता है जिसमें प्रेम का रास्ता है, वो हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। आज मेरा सौभाग्य रहा मुझे दर्शन करने का पशुपतिनाथ को। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं हमेशा इसको याद रखूँगा। यो नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ म अलिकति करेन्ट अफेयर्सबाट कुरा सुरु गरेर अनि त्यसपछि पदयात्रासम्म जान चाहन्छु। सुरुवातमा चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ जहिले पनि एउटा यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसनको बारेमा चाहिँ जहिले पनि एउटा टफ र टसलपूर्ण देखिन्छ। नेपालमा पनि के देखिन्छ भने एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रवादी, अलिकति पेट्रोइटिक ढङ्गबाट हेरिन्छ। अब भारतमा पनि त्यही छ कि थाहा छैन, यो किन हुन्छ यस्तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि नेपाल की जो जनता है और भारत में रहने वाले सब लोग हैं, उनके अंदर इतनी मित्रता है जनता से जनता के बीच की, क्योंकि सरकारें जो होती हैं वो जनता के हित के लिए बनती हैं, जनता के जो मन में है उसकी अभिव्यक्ति के लिए बनती हैं। तो कुछ लोग जो जिनका कुछ हो सकता है एक नज़रिया हो, पर आप नेपाल के चाहे लोग हों चाहे भारत के लोग हों, दोनों लोगों की आम जनता के बीच में जाइए। यहाँ के जितने बड़े लोग हैं जो नाम रहे हैं, जनता के लीडर्स रहे हैं, चाहे वो बीपी कोइराला रहे हों, चाहे वो
गणेश मांझी रहे हों, कृष्ण प्रसाद भट्टराई रहे हों, और उसके बाद देवा जी हों, या अन्य लोग भी, चाहे माधव नेपाल हों वगैरह वगैरह, ओली जी, और विशेषकर हमारी पीढ़ी के लोगों में प्रचंड और बाबू राम हैं, वो भी हमारे मित्र हैं। तो ये जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मैं कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगा। और हम तो, हमारे लिए तो जो मैं समझता हूँ, चाहे वो उनके कौरला परिवार की सभी महिलाएं भी, बच्चियां भी, सब हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अब मैं किसी एक का नाम लूँगा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे प्रति, मेरा तो सभी के प्रति आदर भाव है, और सब लोग, हमें कभी, मुझे महसूस नहीं हुआ, सरकार किसी की भी हो, पर हम लोगों को भारत में, और मैं समझता हूँ उसी प्रकार से यहाँ से जब लोग जाते हैं उसी तरह का आदर और सम्मान उन लोगों को मिलता है। जहाँ तक जो आपने बतलाया कि कुछ यहाँ सेंटिमेंट है, मैं समझता हूँ ऐसा सेंटिमेंट ये कृत्रिम होता है, ये सिंथेटिक है, ये ज़्यादा दिन रहता है। स्थायी चीज़ हमारी मैत्री है। वो जब महात्मा बुद्ध का संदेश ही ऐसा है, भगवान का संदेश ही ऐसा है, तो उसमें कटुता का कोई स्थान नहीं है, उसमें केवल मैत्री का ही स्थान है। यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसन भनेको कहिलेकाहीँ तिक्तता आइरहन्छ, देखिए कॉम्प्लिकेशनहरू आउँछ। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा है, भारत के लोग ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। हमारी सुरक्षा के प्रति कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और मैं समझता हूँ नेपाल के जो लोग भी फैसला करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है। हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें, आप हमारी सुरक्षा का, हम पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप उस सवाल का मेरा जो जवाब है कि ये कोई स्थायी नहीं, कुछ लोगों ने उछालते रहते, पर ये स्थायी चीज़ तो हमारी मैत्री है। तपाईहरुलाई दिल्लीमा बसेर कुराकानी गर्दा, त्यहाँ समकक्षीहरूसँग, आफ्नो कलिगहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओपन बोर्डर चाहिँ प्रब्लम छ भन्ने फिल हुन्छ? देखिए, हमारे यहाँ तो लोग नेपाल के, मैं समझता हूँ कि 50 लाख लोग नेपाल के भारत के अंदर हैं, और भारत के भी बहुत सारे लोग यहाँ व्यापार भी करते हैं, यहाँ रहते हैं, आते। हमारे तो आस्था के तमाम यहाँ पर पशुपतिनाथ और हमारा तिरुपति और पशुपति और काशी का कितना आपस में एक वो है। अयोध्या का, यहाँ से जनकपुर, बताइए, सीता जी का जन्म स्थान, और रामचंद्र जी की अयोध्या, तो कैसे कोई मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों हमारे देश हैं वो बहुत आगे चलकर बहुत ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे जिससे पूरी दुनिया को एक नया रास्ता देखने को मिलेगा। भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिमस्टेकको मिटिङमा थाइल्यान्डमा उहाँहरूको बिचमा 1-to-1 मिटिङै 35 मिनट्सको भएको छ। अब त केही मिडिया रिपोर्टहरू आएको छ, दुवै प्राइम मिनिस्टरहरूले स्टेटमेन्ट भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो स्टेटमेन्टहरू ट्विटरमा, फेसबुकमा उहाँहरूले लेख्नु भएको छ कि हाम्रो राम्रोसँग कुराकानी भयो, डायलग राम्रो भयो, दुईटैको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, हैन, दुईटा देशको सम्बन्ध अगाडि बढाएर जाने भनेर। तर नेपालमा के एउटा देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिल्ली यात्रा यो 8 महिनाको बीचमा हुन सकेन। त्यसकारण यी दुईटा देशको बीचमा, दुईटा प्राइम मिनिस्टरको स्तरमा सम्बन्ध चिसो छ भनेर दिल्लीमा पनि यसको चर्चा हुने गर्छ। देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि आपकी विदेश मंत्री आरजू देवबा जी गई थी, हाँ। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जो बहुत ही अच्छे, प्रबुद्ध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समझकार, और इसके साथ साथ पूरे विदेश नीति के वो कई देशों के एम्बेसडर रहे हैं, हमारे भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं, और आज वर्तमान में कई पिछली सरकार से लेके अभी तक आप देख रहे हैं कि विदेश मंत्री भी हैं। तो
वो उनकी बीच की, मैंने तो उनका ट्विटर हैंडल मैंने देखा, पढ़ा, उसमें उन्होंने तो बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा कि आरजू जी की और अपनी तस्वीर डाली उसमें, और उन्होंने कहा कि उनसे अच्छी हुई, हम लोगों ने बायलैटरल रिलेशंस पर बातचीत की, और वो बायलैटरल रिलेशंस पर जब बातचीत हुई दोनों देशी संबंधों के बारे में, तो दोनों ने एक दूसरे को समझा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे दोनों देश की जो विदेश नीति भी है वो सही रास्ते पे जा रही है। जैसा कि हम तो देखिए, मैं तो सरकार में हूँ नहीं, ना यहाँ के सरकार से मेरा कोई संबंध है, ना वहाँ की सरकार से मेरा तो जनता और आपसे संबंध है। तो मैं उसके बारे में जानता हूँ, और जो मैं देखता हूँ मीडिया के अंदर, उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों देश बहुत आपस में अच्छी समझ रखते हैं और कोई हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। नेपाल अहिले गणतन्त्रमा छ, रिपब्लिकन कन्ट्री हो नेपाल पनि। तर केही समय यतादेखि नेपालमा राजा ल्याउँ, फेरि राजालाई ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा आन्दोलनहरू पनि चलिरहेको छ। त इन्डियामा म देखिराखेको छु कि विल ही कम ब्याक भनेर चाहिँ किङको तस्बिरहरू राखेर डिबेटहरू भइराखेका, कयौँ छलफलहरू भइराखेको इन्डियामा पनि। अस्ति भर्खरै रञ्जित रे पनि एउटा प्यानल डिस्कसनमा देखिरहेका थिएँ मैले इन्डियन टेलिभिजनहरूमा। अचेल तपाईँ अलिक कम बोलिराख्नु भएको देख्छु म इन्डियामा, तर प्राय अरू अलि अगाडिसम्म त तपाईँ अलिकति फ्रिक्वेन्टली बोलिराख्ने पात्रमध्ये तपाईँ एकजना पर्नुहुन्थ्यो। त अहिले नेपालमा के भनिन्छ भने राजा ल्याउनको लागि भारतले चाहिँ फ्युलिङ गरिराखेको छ भनेर, तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि नेपाल एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन नेशन है, डेमोक्रेटिक नेशन है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो यहाँ किस प्रकार का लोकतंत्र हो, वो देश किस प्रकार से चले, वो कैसी उसकी मर्यादाएं हों, कैसी संवैधानिक प्रक्रियाएं हों, यहाँ की जनता सर्वोपरि है। वो सॉवरेन कंट्री है, तो वो किस प्रकार का देश चलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, ये फैसला करने का अंतिम फैसला तो नेपाल की जनता ही करेगी। हम वहाँ पर मेरे जैसे जो लोग हैं, आम जनता के जो लोग हैं, खास तौर से भारत के, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, नेपाल की जनता के शुभ चिंतक हैं, नेपाल राष्ट्र के शुभ चिंतक हैं। हम उसमें हस्तक्षेप हम तो यही कर सकते हैं। मैले इन्डियन मिडियालाई वाच गर्दाखेरि त्यहाँ के देखेँ भने यो नेपालमा गणतन्त्र आउनु पनि रको रोल थियो, राजशाही जानमा पनि रको रोल थियो, त फेरि पनि रको रोल हुनसक्छ भनेर त्यहाँ खुब डिबेट भइराखेको र उहाँहरूले नै रले यो गर्यो, रोयल म्यासेकरमा पनि रको रोल छ, गणतन्त्र रिपब्लिकन हुनमा पनि रको रोल छ, आदि इत्यादि। त अब एउटा वेल विशर तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि यो त सार्वभौम देश हो, नेपालको आफ्नै योजनाअनुसार चाहनाअनुसार हुन्छ भनेर। तर भित्रभित्र एउटा डिप स्टेटको रूपमा काम त रले गरिराखेको रहेछ भन्ने कुरा त देखिन्छ फेरि। मैं समझता हूँ ये बहुत सारे र्यूमर्स रहते हैं, इसके प्रति कोई प्रमाण तो है नहीं, और र्यूमर के आधार पे कुछ चीज़ों पर हम टिप्पणी करें या व्याख्या करें, ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अनुचित है। मैं ये जानता हूँ, मैं तो केवल सद्भाव रखता हूँ और सद्भाव, प्रेम, करुणा रखता हूँ, और उसी प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ तक सरकारों के बीच का मामला है, वो सरकार के आपके प्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के भी प्रतिनिधि हैं, वो आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होंगे और वो कोई ना कोई अच्छा रास्ता मार्ग दोनों लोग मिलके निकाल रहे होंगे। नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भनेर वर्तमान भारतको संस्थापन पक्ष बिजेपी उसले चाहिराखेको र त्यस अनुसारको उसले कदम चालिराखेको देख्नुहुन्छ? देखिए, हम तो जैसे हमारे यहाँ भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो हम तो यही कहेंगे कि आपका जो है उसी तरह हम सब राष्ट्रों के साथ हैं और सबका विकास हो। पहले हम अपना कर रहे हैं, आप भी अपना करिए, और क्या किस प्रकार का आप
चाहते हैं, प्रक्रियाएं चाहते हैं, क्या ये देश किस प्रकार से चले, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आपकी प्रक्रियाएं हैं, आपके पास एक संसद है, संविधान है, आप उस हिसाब से चल रहे हैं और उसमें कुछ भी आप करना चाहें, संशोधन करना चाहें, ना करना चाहें, ये आपके पास सॉवरेन पावर्स हैं, उसकी आपके पास डेमोक्रेसी है, तो वो आपकी जनता स्वच्छंद है, आप उसके निर्णय लें, उसमें हम उसके अंदर हस्तक्षेप मैं तो एक जनता के नागरिक के तौर पर ये समझता हूँ कि हमें केवल सद्भावना और सदिच्छा रखनी चाहिए नेपाल के प्रति। भारतले नेपालको संविधानलाई वेलकम पनि गरेको छैन नि, जस्ट नोटिसमा मात्रै लिएको छ, यसको कारण चाहिँ? नहीं, हम तो यहाँ पे जब संविधान बना है तो हम तो उस समय भी थे, देख रहे थे, आप ही लोगों ने अपने हिसाब से संविधान बनाया। आपने जैसा जिक्र किया, मैंने सुना भी, आपने जब भूमिका दी, इंट्रोडक्शन दिया, तो आपने बताया कि हम लोग आए थे गणेश मान जी के घर पर, गणेश मान जी के आवास पर जब थामेल में बहुत बड़ा बैठक हुई थी जिसमें पूरे भारत से बहुत सारे लोग आए थे, मैं भी चंद्रशेखर जी का साथी था और उस समय मैं आया था, तो मुझे याद है। उसके बाद किशुन जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद गिरजा बाबू बने। गिरजा बाबू के समय में उस समय जो वो बना, एक लोकतंत्र आया, फिर गिरजा बाबू के समय में एक संविधान भी बना। वो संविधान आज तक मैं देख रहा हूँ, उसी के आधार पर आप लोग कुछ काम कर, आपका देश चल रहा है। क्या करेंगे, किस दिशा में ये जाएगा, ये तो इतिहास के गर्भ में छिपा हुआ है और आप लोग उसका जानकार आप ही लोग हैं। हम लोग उसके बारे में एक मित्र देश होने के नाते हम केवल प्रभु से, पशुपति जी से खाली प्रार्थना करेंगे आप लोगों की अच्छा आपका ये देश चले। एउटा भावना जहिले पनि के देख्छु भने, तपाईँले भन्नुभयो मित्र देश होइन, दुईटा छिमेकी देश, मित्र देश। अब भारत त नेपालभन्दा धेरै ठुलो भूमि छ नि त, हामीभन्दा 22 गुणा ठुलो छ, 22 टाइम्स बिगर देन नेपाल होइन, पपुलेसन पनि ठुलो छ। त नेपालमा चाहिँ प्राय बहस चल्छ, भारतले जहिले पनि आफूलाई एल्डर ब्रदर, नेपाललाई चाहिँ यङ्गर ब्रदरको रूपमा हेर्छ भनेर, र नेपालको नेताहरू बारम्बार भनेको सुन्छु म कि हामी ऊ एल्डर ब्रदर, हामी यङ्गर ब्रदर होइन, हामी वी आर इक्वल भनेको म सुन्छु। तो ये भावना भारत में कति छ? देखिए, अब भारत में मैंने कई बार इस बात को पहले भी कहा कि ना हम एल्डर ब्रदर हैं और ना आप यंगर ब्रदर हैं, ना आप छोटे भाई हैं ना हम बड़े भाई हैं, हम लोग ट्विन ब्रदर हैं। दो राष्ट्र हैं, दोनों ही आपकी अलग क्वालिटीज़ हैं। आपके पास पशुपतिनाथ है तो हमारे पास काशी विश्वनाथ है। आपके पास लुम्बिनी है, हमारे पास अयोध्या है। आपके पास यहाँ पर सागर माथा है तो हमारे पास प्रशांत अरब का सागर है और पूरा का पूरा सागर है, और आप माथा है तो सागर माथा है, तो कहाँ हम लोगों का तो कहीं कोई टकराव है ही नहीं। हम लोग तो एक ही है, एक तरह से भावनाएं एक है, सीमाएं हमारी अलग अलग है। सीमा रेखा मतलब हम, आपका संचालन अलग है, हमारा संचालन राष्ट्र का अलग है, पर जनता में बहुत मैत्री है, बहुत दोस्ती है, बहुत बंधुत्व है और एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम और आदर भाव है। तपाईको नजरमा चाहिँ नेपाल र भारतको बीचमा पिपुल टु पिपुल रिलेसन भनेको एकदम गुड रिलेसन छ। मेरे हिसाब से इतना, आप देखिए ना, यहाँ पर आप देखिए कितने लोग आते हैं भारत से। हाँ। भरा पड़ा था आज पशुपतिनाथ में मंदिर में, मैं देख रहा था, नेपाल के लोग थे। इसी प्रकार से आप जाइए काशी विश्वनाथ, आप उसी प्रकार से जाइए अयोध्या, आप जाइए। मैं तो देखा था किशुन जी हमेशा आते थे, किशुन प्रसाद भट्टराई, वो मथुरा जाते थे, वहाँ पर हमेशा कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए हमेशा उनको उस समय उनके साथ आते थे। उपाध्याय जी जो पहले वो भी रहे थे मेरे ख्याल से, योग प्रसाद उपाध्याय। हाँ,
तो वो आते थे, वो एम्बेसडर भी थे हमारे यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारा इतना कल्चरल, डीप कल्चरल टाइज है, तो कहाँ कोई इस प्रकार का कोई ऐसा कोई भावना नहीं है। अब तपाईँको त राजनीतिमा पनि धेरै लामो, एउटा अभियन्ता, एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा पनि धेरै लामो चाहिँ तपाईँको समय तपाईँले बिताइसक्नु भएको छ भारतमा। नेपालको चाहिँ नेताहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँले अघि बिपीको कुरा गर्नुभयो, किशुनजीको कुरा गर्नुभयो, गणेशमानजीको कुरा गर्नुभयो, बाबुरामजीको पनि कुरा गर्दैन हुन्थ्यो। त यी लिडरहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो लिडरहरू, त्यो टाइमको लिडर होइन, दोज वेयर होइन, अनि अहिलेको लिडरहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? नेताहरू कस्ता छन् नेपालको? देखिए, ऐसा है, नेपाल के लीडर्स हों या हमारे देश के लीडर्स हों, सभी लोग बड़े मैच्योर्ड किस्म के लीडर्स हैं, और यहाँ की जनता का उनको प्यार मिलता है तभी वो लीडर बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ शुरू से लेके अभी तक, और बीच में चंद्रशेखर जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक प्रधानमंत्री रहे हैं, सभी लोगों के बहुत जन समर्थन रहा है, लोकप्रिय रहे हैं, और अब वर्तमान भी सरकार बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। और इसलिए उसी प्रकार से नेपाल के अंदर भी उसी प्रकार के, जैसा आपने नाम लिया कि यहाँ के बड़ा त्याग और तपस्या गणेश मान जी की, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, उनको हम लोग बहुत आदर भाव से देखते हैं। उनके लिए तो मैंने वहाँ पर दिल्ली में बहुत पहले, लगभग 25-26 साल पहले किशन जी आए थे, उसकी अध्यक्षता की थी। ये प्रकाश मान गए थे, गणेश मान जी उस समय जीवित नहीं थे, उनका निधन हो, स्वर्गवास हो चुका था। तो हमने उनके सम्मान में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। आज कल फिर आपके यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें चंद्रशेखर जी की स्मृति को, उनकी पद यात्राओं को, उनके काम को सराहा जाएगा। तो ऐसा हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा एक सद्भावना और सद्भावना, मतलब तपाईँले पर्सनल्ली पनि धेरै नेताहरू चिन्नुहुन्छ नि नेपाललाई त होइन, किनभने उनीहरूको इफ एन्ड बर्ड सबै थाहा छ नि त। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँलाई मनपर्ने चाहिँ को भनेर जान्न खोजेँ मैले नेपालको? देखिए, नेपाल के बारे में मैं तो कोई इफ और बट नहीं रखता हूँ। मैं तो केवल इस आशा से आता हूँ कि यहाँ मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ यहाँ से अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा, कुछ प्यार मिलेगा, कुछ दोस्ती मिलेगी, और उसी को लेके जाता हूँ। और वो हमारी जनता का मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, और आपका उनके प्रति ले जाके मैं आदान प्रदान कर देता हूँ। इससे ज़्यादा हमारी कोई भूमिका है भी नहीं, बनती भी नहीं है। उसके लिए सरकारें हैं, बनी हुई हैं, वो लोग करेंगे। यो जुन तपाईँले जुन जति बेला तपाईँले पदयात्रा गर्नुभएको थियो, आजभन्दा 30-40 वर्ष पहिले भारत यात्रा, चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा तपाईँ पनि सँगसँगै, अघि मैले त्यो तपाईँको हातमा भएको यो बुकलेटको तस्बिरहरू पनि केही हेरेको थिएँ। बडा तपाईँ यङ देखिनु भएको त्यो चन्द्रशेखरजीको। त्यो दिल्लीबाट तपाईँहरू कन्याकुमारीसम्म हिँड्नुभयो, कति महिना लागेको थियो? देखिए, ये मैं पहले तो आपको ये तस्वीर दिखा दूं। ये चंद्रशेखर जी के साथ मेरी उस ज़माने की है, ये करीब 42 साल हो गए इसको, इस तस्वीर उस समय खींची थी जब वो नारियल पानी मुझे दे रहे थे। आप देखिए कि और तब की मेरी शक्ल और अब की चेहरे में बहुत अंतर आ गया होगा। वो तो हर चीज़ में आता है समय के साथ चेंज। हाँ, तो वो होता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमको कई हज़ार किलोमीटर हम लोग चले, 6,500-7,000 किलोमीटर चले, और हम लोग 6 महीना लगा। हम लोगों ने पहले 6 जनवरी को पदयात्रा शुरू की थी, और हम यहाँ पर 25 जून को पहुँचे थे पैदल यात्रा, पैदल करते हुए। हम कभी एक दिन भी चंद्रशेखर जी वाहन में नहीं बैठे। मैं उसका मेन ऑर्गेनाइज़र था, मैं ही उसकी रूपरेखा रचने, जिसके बारे में बहुत सारा वहाँ पर एक ANI करके न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने स्मिता प्रकाश जी ने मेरा इंटरव्यू किया, उसमें 1 घंटे का इंटरव्यू था, उसमें मैंने विस्तार से बताया। उसके पहले भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा की, इसके अलावा आपने देखे कि धार्मिक तमाम यात्राएं हुई। महात्मा बुद्ध तो पूरा
पैदल ही चले होंगे, तब तो कोई वो था ही नहीं। इसी तरह शंकराचार्य जो आए यहाँ तक, वो भी पैदल ही आए। तो यह पर हमारी तो ऐसी यात्रा थी जो हम भारत की जनता के अंदर जाके उनकी समस्याओं को समझना चाहते थे, और इसीलिए हमारा नारा भी था, जन जन में जागे विश्वास, भारत यात्रा एक प्रयास। तो हम उस नारे के साथ चले थे। और त्यसरी गएर तपाईहरूले जनतासँग के बुझ्न खोज्नु भएको थियो, अथवा तपाईहरूको कुरा भन्न जानु भएको थियो? हमने ये सोचा कि हम जब तक आम जनता के अंदर नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ बैठ के कोई एजेंडा बना लें, कोई हम प्लान बना लें, तो हमें उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हीं के बीच में जाके समझना चाहिए। तो हमने पाया कि लोग, चंद्रशेखर जी ने ख़ास तौर से जब प्लान बनाया गया, जब हम लोग दिल्ली पहुंचने लगे तो प्लान बनाया, तो हम लोगों ने ये देखा कि पानी पीने की समस्या बहुत बड़ी समस्या, लोगों को 10-10 किलोमीटर पैदल दूर जाना पड़ता है। साउथ ऑफ इंडिया में, राजस्थान में तो पानी पीने की समस्या है। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा कि बहुत पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को एरेडिकेट करना, बच्चों को कुपोषण है, मैल न्यूट्रिशन है, और उसकी वजह से बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी वो हो रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है। तो देश तो मजबूत तब होगा जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा और एक्सपेक्टेंट मदर्स को भी मिलेगा, क्योंकि बच्चे अगर उनको नहीं कुछ मिलेगा तो फिर बच्चे कहाँ से मजबूत पैदा होंगे। तो वो हमने देखा। फिर हमने शिक्षा के लिए हमने सोचा कि स्वास्थ्य के लिए सोचा। फिर हमने उसी में ये भी सोचा कि कम्युनल हार्मनी भी रहे। हमारे यहाँ जो ये अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को एक विशेष आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वो काफ़ी दबे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 सूत्री कार्यक्रम भी बनाया। तो ये हमारा जो अनुभव था वहाँ से लेके यहाँ तक घूम कर, देख के, समझ के, उसके आधार पे हमने बनाया। हमने कोई प्लानिंग कमीशन के डेटा नहीं लिए और हमने बना दिया। हमने तो जाके देखा, फिर हमने बनाया। तपाईहरु पब्लिकमा जानुभयो, उनीहरूको समस्या के रहेछ त्यो लिएर आउनुभयो। धेरै जसो नेताहरू चाहिँ के गर्छन्, आफ्नो कुरा चाहिँ पब्लिकलाई भनेर आउँछन् हैन, तपाईहरुले चाहिँ पब्लिकको कुरा लिएर आउनु भएछ। हमारा तो ये मानना है कि रियलिटी जो है टॉप से नहीं देखनी चाहिए, बॉटम से देखनी चाहिए। जाके बॉटम में बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए। रियलिटी इज़ नॉट फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स, यू हैव टू सिट एट द बॉटम। आपको नीचे बैठिए, उन लोगों के साथ बैठिए, मिलिए, सोइए, खाइए, पीजिए, रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि उन लोगों की सांस्कृतिक, उनकी जन समस्याएँ क्या हैं, उनकी आर्थिक समस्याएँ क्या हैं। और हमने वही तरीका अपनाया चंद्रशेखर जी। टॉप टू बॉटम थ्योरी है कि बॉटम टू टॉप थ्योरी? हाँ, नहीं, हम तो बॉटम से सीख के फिर ऊपर दिल्ली पहुँचे और फिर हम बनाए। तपाईहरुले जसरी चाहिँ यात्रा गर्नुभयो, दिल्लीबाट साउथ कन्याकुमारीसम्म गर्नुभयो, 6 महिना लाग्यो, झनै 6000 किलोमिटर हिँड्नुभयो। राहुल गान्धी पनि हिँड्नुभयो नि हैन? उहाँ चाहिँ त अझ झन् काश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म भारत जोडो यात्रा। उहाँको त झन् नारा पनि बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई, भारत जोडो। मतलब विभिन्न सोसाइटी छ, विभिन्न एथनिक ग्रुपहरू छ, त्यसलाई जोड्ने एउटा तत्त्वको रूपमा आफूलाई उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईहरुको यात्रा र उहाँको यात्रामा फरक के थियो? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि भारत हजारों वर्ष का राष्ट्र है। एक दिन में थोड़ी टूट जाएगा, एक दिन में नहीं बन जाएगा। ये मैं ही समझता हूँ, ये तो बहुत हमारी एक सांस्कृतिक विरासत और इसके साथ साथ एक भौगोलिक वो है। और हम बने हुए हैं, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई इसको तोड़ दे, और ऐसा कोई व्यक्तित्व भी नहीं है कि उसको कोई बंधा हुआ है। तो हमारी कुछ इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और सांस्कृतिक एकता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, और वो बहुत कई हजारों वर्ष का बना हुआ है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि हमारा देश कोई टूट सकता है। और मैं तो कई बार मैंने चंद्रशेखर जी से उस समय
भी बात की इस चीज़ के बारे में कि कहीं कोई आंदोलन हो जाता है तो कोई गड़बड़। कहा कि नहीं, ये कितने ज़माने, सम्राट अशोक के ज़माने से चला आ रहा है, तो क्या एक दिन में थोड़ी कोई ऐसे इसको टूट जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने से ये चला आ रहा है उसमें। तो इसलिए हमारा देश बहुत महात्मा गांधी का, त्यसमै राहुल गांधीको जुन नारा थियो भारत जोडो भन्ने, त्यो स्लोगन नै करेक्ट थिएन, इनकरेक्ट थियो त्यो। देखिए उनका अपना अलग नज़रिया है देखने का। मैं तो कोई जजमेंट नहीं, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल। मैं कोई जजमेंट नहीं पास करता हूँ, पर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें कोई क्विक फिक्स की या एडहेसिव की ज़रूरत नहीं है। हम सांस्कृतिक तौर पर, मन के तौर पर, तन के तौर पर जुड़े हुए हैं। और हमें ये ज़रूर है कि हमारे जोड़ने के जो आधार हैं, सूत्र हैं, वो हमें महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा गांधी के समय तक हमारे आज़ादी की लड़ाई ने हमें बांधा है, एक पिरोया है, और उसलिए हमें कोई खतरा नहीं है हमारे। एउटा तपाईँको अनुभवको चाहिँ एउटा फाइदा लिउँ होइन, किनभने यति लामो अनुभव छ होइन, धेरै कुरा देखिसक्नु भएको छ, भोगिसक्नु भएको छ, संसार घुम्नु भएको छ। एउटा पोलिटिसियनलाई पब्लिकसँग यसरी जोडेर राख्ने सूत्र तत्त्व चाहिँ के हो? देखिए ऐसा है, अगर हम जनहित में काम कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ पारदर्शी ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से अगर हम काम करेंगे और उनको विश्वास मिलेंगे, उसके लिए देखिए अगर आपके पास साधन भी नहीं है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में कौन सा हमारे पास साधन था? हमने इतने बड़े साम्राज्यवादी मुल्क को अपने यहाँ से हटा दिया। आप तो जानते हैं, खाली विचार से हटाया और का सत्याग्रह करके हटाया। तो और उसमें हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गैर बराबरी भी थी, तब भी हम लोगों ने एक नया संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया। आज़ादी की लड़ाई में सब लोग शामिल रहे। तो मैं समझता हूँ सुभाष चंद्र बोस से लेके, भगत सिंह से लेके और महात्मा गांधी का भी इतना बड़ा योगदान रहा। हमारी तो पूरी परिवार उसमें चली गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोगों की जो पूरे देश की आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान है, ये काफ़ी मजबूत है। भनेपछि एउटा पोलिटिसियनलाई पब्लिकले त्यति बेला मन पराउँछ जति बेला चाहिँ ऊ इमान्दार हुन्छ र ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। झुटो बोल्नेलाई त कसैले मन पराउँदैन। आजकल त पपुलिजमको चाहिँ संसारभरि ट्रम्पदेखि अब धेरैले मोदीलाई पनि भन्छन्, हाम्रोमा यहाँ केपी ओलीलाई पनि भन्छन्, बाबुरामको पनि नाम लिन्छन्। यी पपुलिस्टहरू हुन्। यी पपुलिजमको सहारामा चाहिँ आफूलाई अलिकति चर्चामा ल्याइराख्छन्, छाइराख्छन् यिनीहरू जहिले पनि भनेर। पपुलिस्टहरूको आयु कति हुन्छ? देखिए वो जो इस प्रकार मैं किसी एक पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि उससे ज़्यादा दिन नहीं चलता है। मेरा ये मानना है जो लंबे समय चलता है वो ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, डेडिकेशन, कमिटेड लोगों की। आज भी गांधी जी को पूरी दुनिया में लोग आदर के भाव से देखते हैं। आज पूरा भारत बाबा साहब अम्बेडकर को इतना आदर्श मानता है। आपके यहाँ मुझे एक चीज़ बताइए, गणेश मान जी न कभी राजा रहे न कभी प्रधानमंत्री रहे, पर कितना आदर है उनका, है कि नहीं है? बहुत आदर है। तो इसीलिए वो उनका जो ट्रांसपेरेंट इन लोगों का जो व्यक्तित्व है। महात्मा बुद्ध को आप अमेरिका में चले जाइए तो रिचर्ड गेयर लॉस एंजलिस, और आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया दूसरा छोर में, वहाँ पर चीन, जापान, भारत होते हुए आप पूरे अरब से लेके होते हुए आप यूरोप से होते हुए आइए, अभी भी इतने बाप रे, सैकड़ों करोड़ लोग उनके भक्त हैं। तो आप ये समझिए वो तो कोई कुछ देते थोड़े ही हैं, वो खाली ज्ञान और अपने प्रकाश और अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा से ही वो चले आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लंबा समय चलता है वो
ट्रांसपेरेंट और एक अच्छी चीज़ जो होगी जिसमें कुछ एथिकल मॉरल वैल्यूज होंगे वही चलेगा। अघि हामी इन्फर्मल कुरा गर्दै थियौँ, बाबुराम भट्टराई र तपाईँ जेएनयूमा पढेको भनेर। तपाईँ सिनियर ब्याचको हुनुभयो, अलिकति उहाँ जुनियर ब्याचको। भेटघाटहरू बाक्लो हुन्थ्यो तपाईँको बाबुराम भट्टराईसँग? देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बीपी कोइराला से लेके अभी तक जितने भी नाम हैं, मैं तो बहुत बीए पार्ट 1 का स्टूडेंट था जब मैं बीपी कोइराला से मिला था, आज से 52-53 साल पहले। तो उसके 2 साल बाद इमरजेंसी लग गई हमारे देश में। हाँ। तो इमरजेंसी लगी तो मैं तो लोकतंत्र आंदोलन का कार्यकर्ता था, जयप्रकाश नारायण जी का। तो उस समय उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, बीपी कोइराला ने। और मेरे पास उस समय की कल कार्यक्रम रखा हुआ गणेश मान सिंह जी के फाउंडेशन में, मैं तस्वीरें लेके आया हूँ। तो अभी आपने नाम बाबूराम भट्टराई जी का लिया, ये यंगेस्ट है मैं समझता हूँ। तो उनका जब वो छात्र थे वहाँ, तब से हमारा संबंध है। उनकी जो पत्नी है वो हिसेला जी, वो भी हमको जानती हैं। उसी तरह से गणेश मान जी की जो पत्नी थी, उन्होंने भी हमें भोजन बना के खिलाया है। बीपी कोइराला के यहाँ हम हमेशा जाते रहे। तो मैं समझता हूँ मैं गणेश मान जी और बीपी कोइराला का, गिरजा बाबू के यहाँ भी मेरा अच्छा रहा, देवबा जी के साथ भी अच्छा रहा, आरजू जी के साथ भी अच्छा रहा, सुजाता जी के साथ भी अच्छा रहा। फिर इसके साथ साथ मैं शैलजा आचार्य थी, शैलजा, वो मेरे लिए बहुत हमारी साथी रही हैं। तो आपको क्या बताऊँ, सबके साथ हमारा अच्छा रहा। मोनिशा बेटी की तरह है हमारे लिए तो। तो सभी के साथ है। बीपी देखि बाबुरामसम्म अच्छा रिलेसन। बाबुरामजीलाई मलाई इन्डियन मिडियाको कयौँ मानिसहरूले चाहिँ उहाँ क्रिस्चियन हो भनेर हिजो मात्र त्यो एउटा भिडियो सार्वजनिक गराएर देख्दै थिएँ मैले। हो उहाँ? ये तो मुझे तो ये सब मनगढ़ंत लगता है, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर जब ये थे तो वहाँ पर इनकी जब विवाह हुआ, आप उनसे पूछिएगा, हिस्सेला यामी उनकी पत्नी है। और बाबूराम से पूछेगा तो वहाँ पर एक आर्य समाज के लीडर थे, स्वामी अग्निवेश। तो आर्य समाजी प्रथा से उनका विवाह कराया गया था। कहीं कुछ उस वो थोड़ी था, चर्च में थोड़ी हुआ था। तो उनका विवाह ऐसे हुआ था। तो ये तो पता नहीं, आप बतला रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। इन्डियन मिडियाबाट नै उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर त्यहाँको कोही जर्नलिस्टले, इन्डियन जर्नलिस्टले नै त्यो भिडियो बोलिरहेको, त्यो भिडियो मैले हेरेँ। वो पता नहीं कहाँ से लेके आए ये खबर। आप सबसे अच्छा है कुछ जिनका विवाह हुआ उनसे पूछिए, वो बतलाएंगे आप। बल्कि उनके पास तो मेरे ख्याल से कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी है जो उस समय उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर कराई थी अपनी। वो भी होगा, वो भी पता नहीं। स्वामी अग्निवेशले मन्त्रोच्चारण गरेर बाबुराम भट्टराई र हिसेला यामीको विवाह भयो। हाँ, कसरी क्रिस्चियन बन्ने? हमको तो नहीं समझ में आता। प्रचण्डजीसँग चाहिँ सङ्गत भएन तपाईँको? देखिए, प्रचंड जी जब अपना आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग उनसे, हमारी इच्छा थी कि वो मुख्य धारा में आए और यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें। तो हम लोग मिले हमेशा। शरद यादव जी हमारे सीनियर साथी थे। तो शरद यादव जी, अभी केसी त्यागी जी भी आए हुए हैं। केसी त्यागी जी कल की मीटिंग में भी रहेंगे, वो भी थे। हमारे पास वो तस्वीर है उस समय की, उनके साथ की, प्रचंड जी के साथ भी और बाबूराम जी के भी साथ। पहले दिन जो शपथ हुआ था समारोह यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में, तो उसकी भी है हमारे पास उनकी। हम 5 ही लोग खड़े हुए हैं। इधर खड़े हैं बाबूराम भट्टराई, केसी त्यागी, फिर प्रचंड जी, शरद यादव। मैं साथ लेके आया हूँ आपके। कल वहाँ एग्जिबिशन में लगेगी वो तस्वीर। खूब चर्चामा रहन्छ कि माओवादीको रिभोल्युसनमा चाहिँ इन्डियाको रोल रह्यो भनेर, खास गरी रको रोल रह्यो भनेर। नहीं, गलत बात है। देखिए, हमारे जो भी एजेंसीज हैं, अगर है, मैं तो कभी उनसे जुड़ा रहा नहीं हूँ, न मैंने कोई जानकारी है। पर मैं ये जानता हूँ कि वो हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर वो ध्यान देते हैं। दूसरे देशों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उनमें वो कोई हंसता। हाँ, हमारे
विरुद्ध कुछ काम हो रहा होगा तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है, वो पूरा करते हैं। तर इन्डियाको प्रभाव नेपालमा कति पर्छ भने तपाईँले देख्नुभयो होला एयरपोर्टबाट काठमाडौँमा आउँदै गर्दाखेरि पोल्युसन चाहिँ नि एयर पोल्युसन चाहिँ झ्याप्पै पहिला दिल्लीमा बेजिङमा त्यस्तो देखिन्थ्यो, यसपालि काठमाडौँमा पनि देखिया छ, पोहोर साल पनि यसपालि पनि देखिया छ पोल्युसन। त्यो पोल्युसन पनि इन्डियादेखि नै आइरहेको छ, त पोलिटिकल पोल्युसन पनि त आउँछ नि नेपालमा। देखिए ऐसा है, ये जो पर्यावरण है ये पूरे विश्व की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हम तो ये कहते हैं कि इस सवाल पर सभी दुनिया के देशों को चिंता करनी चाहिए। अगर ये जो ग्लोबल वार्मिंग है तो इससे हिमालय भी असर पड़ेगा। हिमालय से जब पानी और ये बर्फ़ पिघलेगी तो उसका भी बाढ़ पर असर पड़ेगा, पोल्यूशन का भी इन चीज़ों का असर पड़ेगा। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है, इसमें सभी लोगों को, विशेषज्ञों को, ख़ास तौर से विशेषज्ञ सरकारों को, सभी लोगों को बैठ के इस चिंता के साथ करनी चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए कि कैसे इनका हल निकले। समस्याएं हैं पर समस्या का समाधान भी समाधान। अन्त्यमा लास्टमा अब धेरै यहाँले नाम लिइहाल्नुभयो, धेरै नेपालको नेताहरूसँग सङ्गत भएको, किनभने छिमेकी देश हो, यताबाट भारतमा जाने पनि चलन छ, भारतबाट नेपालमा आउने पनि चलन छ, हामीसँग ओपन बोर्डर छ, पिपल टु पिपल कनेक्सन कति स्ट्रङ छ यहाँले अघि भनि नै हाल्नुभयो। त भारत पनि एउटा विकासको एउटा डेभलपमेन्टको एउटा फेजमा पुगिराखेको छ, चीन पनि एउटा डेभलपमेन्टको फेजमा पुगिराखेको छ। त इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नेपालको त्यति मजबुत, त्यति स्ट्रङ डेभलप भइराखेको छैन। नेपालीहरू दुःख गर्छन् कि हामी कहाँ विकास भएन, डेभलपमेन्ट भएन, नेताहरू करप्ट भए, यो भएन त्यो भएन, प्राय यो हामी कहाँ चाहिँ त्यो गुनासो हुने गर्छ। त्यो गुनासो इन्डियामा नै हुन्छ, अन्यत्र पनि हुन्छ, तर बेसिकली हामी कहाँ बढी भइराखेको छ। तपाईँ हाम्रो नेपालको नेताहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छ कि पब्लिकलाई खुसी कसरी पार्ने र देशको विकास कसरी गर्ने, तपाईँको सुझाव के छ? देखिए, विकास तो बहुत ज़रूरी है और ऐसा विकास या रोज़गार उन्मुखी विकास, नौजवान लोगों को रोज़गार मिले, जो लोग आपके तराई से लेके पहाड़ तक के लोग हैं, इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, पढ़ने का, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं हो, अच्छा संचार व्यवस्था हो। ये पर इसके लिए थोड़ा समय लगता है। हमें देखिए कितने आज़ाद हुए, 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, पर हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लगातार हमारी तरक्की हो रही है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आज से 40-50 वर्ष पहले आता था, तब में अब में बहुत अंतर है। काठमांडू में बहुत विकास हुआ। आप रोड्स देखिए, आप सब कुछ देखें पुराने तुलना के। आप त्रिभुवन तब भी मैंने देखा था और अब मैं आता हूँ तब भी देख रहा हूँ, काफ़ी सुधार है, डेवलपमेंट भी है, रोड्स भी अच्छी बनी है, पर और ज़्यादा की ज़रूरत है। तो आपके यहाँ जो चुनी हुई सरकारें हैं, या जो अब तो आपके यहाँ फेडरल सिस्टम भी है, राज्यों में भी सरकारें हैं, तो वो सब लोग मिलके, आपने तो बहुत अच्छे 3-4 टायर बनाए हुए हैं, डेवलपमेंट के पंचायत भी है, फिर 3 टायर है सिस्टम, तो वो सब लोग भी लगेंगे। आप लोग यहाँ से काठमांडू से लेके विराटनगर से लेके विराटनगर के गांव तक वो एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। समय लग रहा, पर आपका देश तरक्की करेगा। और मैं तो हमेशा ये कहता था कि नेपाल तो एशिया का स्विट्ज़रलैंड है, तो इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं तरक्की होगी। उनके पास कौन सा बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ है। इसी तरह से आपका भी बहुत बड़े उद्योग वगैरह ना भी हो, पर आपके पास हाइडल पावर है। वो हाइडल पावर तो दुनिया को एक नई आप रोशनी दे सकते हैं, इतना आपके पास हाइडल पावर है। तो इसलिए आप के पास साधन है, इधर उधर से जहाँ से भी आपको मिले आप लाइए, फ्री कम हैं और आप कॉम्पिटिटिव ढंग से करिए, आपका देश बहुत तरक्की करेगा। और हम तो कामना करते हैं
पशुपतिनाथ और लुम्बिनी और सागरमाथा से कि नेपाल बहुत तरक्की करे। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै ये धन्यवाद। मुझे भी बहुत सौभाग्य और आपका विशेषकर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया साक्षात्कार के लिए और मुझे अपनी बात नेपाल की जनता तक पहुँचाने में आपने सहयोग किया। धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ सुदिन्द्र भदौरियासँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तक्षशिला brought to you by क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। बुलेट सरर, इन्टरनेट टिभी फरर। अब सेलपेबाट क्लासिक टेकको इन्टरनेट टिभीको बिल पेमेन्टमा एकजना भाग्यशाली ग्राहकले पाउनेछन् बम्पर उपहार 350 सीसी को बुलेट बाइक। त्यति मात्र होइन, हरेक महिना म्याकबुक, आइप्याड र एप्पल वाच जित्ने अवसर पाउनुहुनेछ। साथै 325 MBPS इन्टरनेट टिभीको मात्र रु 779 प्रति महिना। थप जानकारीको लागि 9802922304। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो।